तो आज हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले चारों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा मेटल्स नॉन मेटल्स में कुछ पार्ट कटा हुआ। कौन सा पार्ट? मेटलर्जी। जो मेटलर्जी था वो कट गया, इस बार नहीं आ रहा है इसमें, तो उसका वीडियो तो बना था लेकिन तुम लोग उसको पढ़ना नहीं था। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में लास्ट के जो पार्ट्स हैं, सोप, डिटर्जेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कार्बन कंपाउंड्स के, वो सारी चीज़ें हट गई हैं। तो जितना पढ़ाया गया है वो सारा चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे। ये नहीं सोच के कि इसमें से ये नहीं आएगा, नहीं, उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि नया सिलेबस चेंज है तो सीबीएसई में जो सिलेबस भेजती है उसमें वो क्या करती है, टॉपिक्स दे देती है, सब टॉपिक्स को जल्दी नहीं देती है। तो कई सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि उसमें क्लियरली बताया नहीं है कि है कि नहीं। तो मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें से कुछ भी डिलीट पार्ट नहीं है। ऐसे ये छोटा सा लेसन है, छोटा सा लेसन है और आसान भी है, लेकिन ये अच्छा नंबर दे के जाता है एग्जाम में। तो छोटा सा ये है और कम से कम 5 नंबर इससे आता ही आता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर क्या किया जाए, किसी दिन ऐसा हो कि क्या, जैसे मान लीजिए अभी 5 क्लासेस चल रही हैं, 4 क्लासेस जितने भी चल रही हैं, उसमें क्या किया जाए, एक में इसमें बोल दिया जाए कि जो जैसे आ रहा है वैसे बैठता जाए। इससे मैटर नहीं करता है कि क्लास 10th है कि 10A 10B है, 9A 9B 11 12, इससे मैटर नहीं है। जो पहले आया वैसे रूम में बैठेगा, ये रूम भर गया तब दूसरे वाले रूम में बैठेगा, फिर तीसरे वाले रूम में, फिर चौथे वाले रूम में, 4 रूम भर गए। अब चारों में क्लास लेना है, तो कोई टीचर जाएगा तो क्या पढ़ाएगा? किसी भी एक क्लास में चला गया, इस क्लास में हम आ गए पढ़ाने, पहली पीरियड आ गई इसमें पढ़ाने, और इसमें सभी बच्चे बैठे हुए हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इसमें किस क्लास के बच्चे हैं। अगर 1 to 10 क्लासेस चल रही हैं तो क्लास 1 से लेकर 10 तक के सभी बच्चे हैं इसमें, तो क्या हम पढ़ाएंगे? पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, जो ऐसी चीज़ जो सब में कॉमन है। लेकिन अगर हम क्लास 1 की बच्चे को जो चीज़ पढ़ाएंगे, जो उनको समझ में आ जाएगा, वो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको सबके लिए अलग अलग भी पढ़ाना पड़ जाएगा। सभी इसी रूम में बैठे हैं तो एक बार हम लिखेंगे क्लास 1 के लिए ये पढ़ाने जा रहे हैं, फिर लिखेंगे क्लास 2 के लिए ये पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पीरियड का जो काम होगा वो कितने पीरियड में चला जाएगा? 10 पीरियड में। एक ही सब्जेक्ट कितने पीरियड में? 10 पीरियड में जाएगा फिर। लेकिन अगर हमने क्या किया है कि ये क्लास 1 का है, ये क्लास 2 का पीरियड, ये क्लास 2 का रूम है, ये क्लास 3 का रूम है, उसके बाद हम किसी क्लास में भी चले जाएंगे पढ़ाना, तो पढ़ाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया कि इसमें बस यही क्लास वाले हैं। पहले जब डिवाइड नहीं था तो वहाँ पे पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लासीफाई कर दिए कि इसमें क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इसमें क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तब पढ़ाना आसान हो जा रहा है। तो वही ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है। राइट नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? 118 elements are there in periodic table. So just imagine if you are going to study all the properties of the all the elements, ठीक है, सभी एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है और एक एक एलिमेंट की आप प्रॉपर्टी स्टडी करते जाएं तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। लेकिन अगर बता दिया जाए कि ऐसे एक ग्रुप है जिसमें 7 एलिमेंट या 8 एलिमेंट या 10 एलिमेंट हैं और उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसे होती है, तो एक की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे तो बाकियों की प्रॉपर्टी आसानी से पता चल जाएगी। वही जैसे कि हमने क्लासेस का बताया, तो उसी तरह से हो जाएगा। तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है? ताकि उनकी सिस्टमेटिक और लेस टाइम टेकिंग स्टडी हो सके। सिस्टमेटिक होगी और कम टाइम टेकन होगा, कम हमारा समय व्यर्थ होगा और हमें वो चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। तो आप आंसर दीजिए इसका। चलिए, आकांक्षा, व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? दाव रिश्ता
इसको और छोटे साइड में लिख सकते हैं कि वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स टू मेक द स्टडी इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, टू मेक द स्टडी इजी एंड लेस टाइम टेकिंग कम होगा और इजी भी हो जाएगा। हमको अब सातों एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, एक का याद कर लिए सात आराम से याद होगा। तो इसलिए जरूरी होता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना। ठीक है, अब शुरू में जब ये प्रोसेस शुरू हुआ कि मतलब हाँ एक एक का स्टडी करना आसान नहीं होगा, तो कई सारे केमिस्ट लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किए। उनमें से कुछ लोगों का क्लासिफिकेशन इस क्लास में दिया हुआ है, डबर्नियर का, न्यूलैंड का, मेंडलीफ का, इन लोगों का है इसमें। ठीक है, तो पहले किसी भी सब्जेक्ट में पहले बेसिक्स जानना जरूरी होता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे डबर्नियर के ट्रायड को लिया गया था। डबर्नियर ट्रायड, उन्होंने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आर्डर में रखा जाए, तो उन्होंने ट्रायड का मतलब 3 से लिया था। ट्रायड का मतलब 3। उन्होंने 3 एटम्स का ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया 3 एटम का। और उन्होंने कहा कि जैसे एक उन्होंने बनाया एल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और उन्होंने कहा कि अगर ये जो 3 एटम्स हैं, इनमें फर्स्ट का और थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो सेकेंड के बराबर होगा। तो चलिए चेक करें, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7 और पोटेशियम का कितना होता है 39। इन दोनों के सम का एवरेज देखें, 7 + 39/2, एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड करना, 46/2 कितना होगा 23। और यही होता है हमारा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो डबर्नियर ने यही कहा कि अगर इन्होंने ट्रायड्स बनाए और 3 ही बनाए, टोटल 3 बनाए ट्रायड्स, हेलोजेंस का और इनका और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है और कहा कि अगर फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे तो वो सेकेंड के एटॉमिक मास के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा। लेकिन इन्होंने जो 3 ट्रायड दिया, एक एल्कली मेटल्स का, ये हमारा हो गया कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और एक तीसरा हैलोजेंस का मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, उनमें से क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का 3 ट्रायड दिया उन्होंने। एक ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा कौन सा है बताइए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 ट्रायड दिया इन्होंने। ये हमारा एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये हैलोजेंस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सटीक इनकी परिभाषा पे हुआ वो यही हुआ था, एल्कली मेटल्स का। बाकी अगर दूसरे वाले पे गए तो थोड़ा सा डेसिमल में वेरी किया और इसमें भी वेरी कर गया। लेकिन उस समय जो एलिमेंट्स थे, नियरली जो 20 एलिमेंट्स थे उस समय, उन सब में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो बस इन्हीं 3 पे वो सेटिस्फाई हुआ, बाकियों पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसके बाद कोई भी रूल तभी ज़्यादा लॉन्ग एग्जिस्टिंग होता है जब वो मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए या फिर कहें तो मैक्सिमम चीज़ों पे वो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये बस 3 पे ही, यानी 3 ग्रुप ही बना पाया जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा था। उसमें भी एक ही जो था एग्जैक्टली हो रहा था, बाकी जो थे वो थोड़ा सा वेरी भी कर रहे थे। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट ने आए, कौन, न्यूलैंड्स, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड। उन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डस्टर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, किसी को यहाँ पे म्यूजिक के वो शुरुआती जो लाइन्स हैं वो याद हैं, सारे गामा, जरा बताओ तो। कोई एक, सब लोग नहीं, कोई एक बताओ सुहानी, बताओ। आराम से हम लिख लें। हाँ, रे, गा,
मा पा ध नी सा। पाधा यही है। सा रे गा मा पा धा नी सा। ध होगा ना, ध होगा ना। म सबका हटा दे। सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है। अब इसमें जो म्यूजिक के हैं ये, इनको म्यूजिक का अष्टक कहा जाता है, 8 का। जैसे पहला जो है वो फिर 8वें के बराबर हो गया। अगर ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो ये म्यूजिक जब बजाता है तो जो पहला टोन होता है वो 8वें के टोन के जैसे ही फिर हो जाता है। अगर इसको फिर आगे एक्सटेंड करेंगे तो फिर लिखेंगे रे ग म, फिर ऐसे लिखेंगे। तो फिर जो रे आया वो फिर 8वें नंबर पे आया, फिर जो ग है वो फिर 8वें नंबर पे आया। मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है वो कितने नंबर पे हो रहा है? 8वें नंबर पे। तो जो न्यूलैंड्स थे केमिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में रखें, मतलब उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, तो हर 8वां जो एलिमेंट होगा वो अपने पहले वाले के जैसे ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा पहला एलिमेंट है तो वो इस 8वें एलिमेंट के ही जैसे प्रॉपर्टी, यहाँ तो सा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई और भी अल्फाबेट आ रहा है, कोई और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका और इसकी प्रॉपर्टी दोनों सेम होगी। ठीक है। तो उस समय नियरली 56 एलिमेंट्स थे जो कि इन्वेंट हुए थे। लगभग 56 एलिमेंट थे जो उस समय खोजे जा चुके थे, और उस पर इन्होंने दिया था 1864 में लॉ दिया था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करें तो 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसे ही प्रॉपर्टी शो करेगा, और ऐसा पाया भी गया। लेकिन जो सारे एलिमेंट्स थे उसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सभी एलिमेंट्स के लिए भी रूल सही नहीं था। तो ये भी क्या हो गया? ये भी समाप्त हो गया। तो उसके बाद फिर आया किसका रूल? मेंडलीव का। और ये उस समय अ का मात्रा रहेगा। अब ये तुम लोग देख लेना कि रा होता है कि गा होता है, क्योंकि हमको तो उसका पता नहीं म्यूजिक का, तो म्यूजिक का तुम लोग देख लेना। मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो हम बता दिए कि कहना क्या चाहते हैं हम, वो तो तुम्हें समझ में आ गया। अब वो सही है कि गलत है वो तुम लोग जानना, कि रा होगा कि रे होगा कि गा होगा कि गे होगा। ठीक है। ठीक है। अब सब लोग अपना अपना देख लेना और घर पे जाके एक बार चेक कर लेना, आपस में पता चल जाएगा कि किसका वाला सही है। जिसका गलत था वो अपने आप को करेक्ट कर लेगा, बात खत्म। बाद में हमको भी बता देना, हम भी अपने आप को समझ जाएंगे कि क्या सही है। ठीक है। उसके बाद आए मेंडलीव भाई साहब। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इन्होंने दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो इस समय का पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव के द्वारा दिए गए पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। जो अभी हम लोग ये 3rd लॉ पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग डबर्नियर का देखे, फिर न्यूलैंड का, फिर मेंडलीव का देखने जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो रोल है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें मेंडलीव का ही है। मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल में बस एक छोटा सा बदलाव किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। मेंडलीव्स बायोलॉजी में भी है ना? मेंडल है, मेंडलीव नहीं, मेंडल है। तो इन्होंने एक पहले लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ। अच्छा, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियड जब लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये क्या होता है? रिपीटिशन। किसी चीज का बार बार रिपीटिशन ही क्या कहलाता है? पीरियड, पीरियोडिक। जो पीरियड होती है वो क्या होती है? हर 30 मिनट पे या 35 मिनट पे लगती है, तो इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ
कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की रिपीटिशन, जैसे हमने लिखा ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे लिखा हमने। तो हाइड्रोजन जैसे ही लिथियम की प्रॉपर्टी, लिथियम जैसे ही सोडियम की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक लॉ में दिया गया कि एलिमेंट्स आर, मंडलिफ ने कहा कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic masses। मतलब कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मास के ही पीरियोडिसिटी पे डिपेंड करती है। यानी अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो एक डिफिनिट पैटर्न के बाद, न्यूलैंड ने 8 पे कहा था तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बस अगर एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं तो हर एक डिफिनिट पैटर्न पे एक एलिमेंट जो उसके नीचे मिलेगा वो उसके ऊपर वाले की प्रॉपर्टी के जैसे ही पाया जाएगा। इसमें 8वें जैसा कुछ नहीं था। जैसे हमने हाइड्रोजन लिखा अभी, और यहाँ पे क्या होता है, हीलियम, फिर क्या गया, लिथियम, तो एक और था एलिमेंट है, तीसरा ही एलिमेंट है ना, तो वो हाइड्रोजन जैसे ही प्रॉपर्टी कुछ इसमें शो होता है। लेकिन लिथियम के बाद सोडियम जो आता है वो कितने पे आता है, 8 के बाद। तो इसमें 8 और 18 के बाद भी आ रहे हैं तो भी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी मिलती है। तो न्यूलैंड से यही डिफरेंस है, न्यूलैंड ने बस फिक्स कर दिया था कि 8वां एलिमेंट जो होगा वही पहले वाले जैसा होगा। अगर हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो 9वें के जैसा, तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो 10वें के जैसा, मतलब उनके बीच में इतने का डिफरेंस हमेशा रहेगा। लेकिन जो मेंडलीफ ने दिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस क्या कि एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग आर्डर में रखते जाएं, उन्होंने एक टेबल बनाया और कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग आर्डर में रखते जाएं उस टेबल में, तो उनके नीचे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे। और उन्होंने उसके लिए एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड किया। अगर जो वर्टिकली थे उनको बोला गया पीरियड्स के ग्रुप, 2 चीजों में डिवाइड किए, पीरियड्स और ग्रुप्स में। जो वर्टिकली थे उनको ग्रुप्स का, और जो हॉरिजॉन्टली ऐसे एलिमेंट्स थे उनको पीरियड्स का। 2 तरह से एलिमेंट्स को डिफाइन किया, पीरियड्स में और ग्रुप्स में। जो हॉरिजॉन्टली थे एलिमेंट्स जो लिखे हुए थे, ऐसे जो लिखे होते हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये सभी क्या हैं, पीरियड्स में आते हैं। और ऐसे जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी किस में है, ग्रुप्स में। तो एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई करते हुए पहले पीरियड्स और ग्रुप में डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक टेबल बना दिया, और उसमें कहा कि अगर इसमें बस हम लोग इंक्रीजिंग आर्डर में रखते जाएं तो डिफिनिट पैटर्न पे सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो इनके में भी गलती क्या आई, बहुत ज़्यादा तक हद तक सही था, लेकिन इसमें गलती ये आ गई कि कई बार ऐसा देखा गया कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट, जैसे इसके अनुसार सेम एलिमेंट वाले एक लाइन में आते जाने चाहिए, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे x है और यहाँ पे y एलिमेंट है और इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी और उनको सेम स्लॉट में नहीं रखा था उन्होंने। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टी बट दे आर पुट इन द डिफरेंट स्लॉट। सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट डिफरेंट स्लॉट में रख दिए गए थे, तो वहां पे ये फेल हो गया। ठीक है, और अगर सेम प्रॉपर्टी के रख रहे थे तो जो उनका एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग आर्डर होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, पहले ज़्यादा वाला फिर कम वाला हो रहा था। तो मेंडलीफ से बोला गया कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर जो बोला गया कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स पढ़े हम लोग क्लास 9th में, एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो उनसे बोला गया कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं उन तीनों के तो एटॉमिक मासेस अलग होते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को 3 अलग अलग स्लॉट में रखेंगे कि एक ही में? तो उसका भी उनके पास आंसर नहीं था।
तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एनोमलीज क्यों आ रही हैं, ये कमियां क्यों हो रही हैं, कि डिफरेंट एटॉमिक मासेज वाले एक साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे। और जो दूसरा ऑर्डर था कि सेम प्रॉपर्टी वाले अलग अलग स्लॉट में हो जा रहे थे, अगर उनको एक स्लॉट में रखा जा रहा था तो जो पीरियोडिक लॉ था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज वो वेरी कर जा रहा था। तो ये सब कमियों की वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया। तो उसके बाद क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसमें कौन कौन ने दिया, कौन थे बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? हेनरी मोजले। और उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा डिफरेंस बस किया और बाकी चीजें सही हो गई। जो ये मेंडलीव या न्यूलैंड एटॉमिक मासेज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मासेज की पीरियोडिक फंक्शन नहीं होती है, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है। बस उन्होंने यहाँ पे एटॉमिक मासेज की जगह पे एटॉमिक नंबर यूज किया, एटॉमिक नंबर, और कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे रखा जाए तो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स सेम स्लॉट में ही आएंगे। और दूसरा जो इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की पोजीशन की बात थी, तो उसमें पूछा गया कि तब इनका पोजीशन क्या होगा, तो उन्होंने कहा चूंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो ये तीनों क्या होंगे, साथ रहेंगे। तो वो भी कमी सही हो गई। और दूसरा जो एलिमेंट्स का ज्यादा एटॉमिक मास का पहले आ जा रहा था और कम एटॉमिक मास का बाद में, तो वो भी सही हो गया क्योंकि ज्यादा एटॉमिक मास वाले का एटॉमिक नंबर कम था और इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था। तो वो सारी जो कमियां मेंडलीव के लॉ में थी वो सारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से सही हो गई। तो पीरियोडिक लॉ पूछता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये पुराना और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक नंबर में कई बार पूछता है ये लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखते हैं तो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलते जाते हैं। ठीक है, मेंडलीव में क्या क्या कमियां थी ये कई बार पूछता है कि मेंडलीव की लॉ क्यों कैंसिल कर दी गई, तो क्या क्या कमियां थी? हाँ, वो हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बता पाए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कह सकते हैं कि वो क्लियरफाई नहीं कर पाए कि कहाँ होंगे। फिर दूसरा रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, रॉन्ग ऑर्डर कम वाला बाद में और ज्यादा वाला पहले था। और हाँ, और एक और था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो लिथियम सोडियम से भी मिल रही थी और जो हाइड्रोजन्स थे फ्लोरीन क्लोरीन उनसे भी मिल रही थी। तो उनसे पूछा गया कि वो किसके साथ रहेंगे, सब लिथियम सोडियम के साथ कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, तो वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये 3 एनोमलीज थी मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में, ये याद कर लेना, 3 नंबर में ये पूछा गया है। और इसमें मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में सबसे अच्छी चीज़ें भी क्या थी कि ये भी बता चुके थे कि जो एलिमेंट आएंगे डिस्कवर होंगे अभी उनका पोजीशन कहाँ पे होगा पीरियोडिक टेबल में, वो ऑलरेडी बता चुके थे। तो जो जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर होते गए तो देखा गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी और उनका पोजीशन जो था वो सही था जैसे कि मेंडलीव ने बताया था। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था, बस यहीं पे वो गलती कर बैठे थे कि एटॉमिक मासेस को वो पीरियोडिक फंक्शन ले रहे थे, बस क्या लेना था, एटॉमिक नंबर को, और उस एक छोटे से चेंज से सारी चीज़ें सही हो गई। चूंकि आज भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। आज के पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। There are 7 periods and 18 groups in modern periodic table। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो इसमें ऐसे होगा, 2 ऐसे ग्रुप होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला, फिर यहाँ पे बेरिलियम से शुरू होगा और उसके बाद ऐसे 10 होंगे, फिर यहाँ पे 6 होंगे। ठीक है, तो ये 2
और ये 10 और ये 6, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। और ऐसे हो हॉरिजॉन्टली 7 पीरियड्स होते हैं। आप पीरियडिक टेबल में नीचे 2 और देखेंगे पीरियड्स, जिनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। तो वो जो होते हैं वो इन्हीं के पार्ट्स होते हैं 6th और 7th पीरियड के, जिनको यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो देयर आर टोटली 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो इस चीज़ को भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि कितने पीरियड्स होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। दो नाम में से ये जाना जाता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, या मेंडलीफ मोजले पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मेंडलीफ का भी नाम आता है, मेंडलीफ मोजले पीरियडिक टेबल कहा जाता है इसको। अब किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी सब देखा गया और बताया गया। तो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में 1 होते हैं, नहीं कोई बोला फर्स्ट पीरियड में 1 ही होते हैं। अच्छा, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32, सेवेंथ पीरियड में 32। वो जो नीचे 14 हैं वो उसी के तो पार्ट हैं, 6th और 7th के ही, तो वो उसी में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसमें देखिए आप 6th वाले में देखेंगे तो 55, 56, 57 के बाद 72 है एटॉमिक नंबर, और नीचे 57, 58 को आगे कंटिन्यू किया है, तो वो 14 उसी के पार्ट हैं। तो अगर पूछा जाए कि 7th पीरियड में या 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं तो 18 नहीं 32 होते हैं। और ये भी पूछता है कि इस पीरियडिक ग्रुप पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर हमें ये याद है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 10 का भी याद है तो हम बाकियों का आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सपोज करिए हम याद कर चुके हैं ट्रिक से कि पहला पीरियड है हेलिना के रब करे रब से फरियाद। ठीक है, ये हमें याद है। अब हमको इतना याद है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसके बाद हमको नहीं याद है कि क्या होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं 2, तो इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 1 + 2 यानी 3। सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं 8, तो इसका नंबर कितना आएगा 3 + 8 यानी 11। फोर्थ पीरियड में भी, थर्ड में भी 8 और, तो इसका भी +8 यानी 19। फिर 18 जोड़ देंगे तो 37। फिर कितना ऐड करेंगे, कितना होगा 18 ऐड करेंगे 55, फिर 32 ऐड करेंगे तो 87, और यही एटॉमिक नंबर है इस पूरे पीरियडिक टेबल। दूसरा ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर, अब बाप राजी हो गए ना, बहुत जल्दी राजी हो गए। इसका एटॉमिक नंबर हमको याद है 4, बाकी किसी का याद नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये कौन से पीरियड में, पीरियड नंबर 2 में। तो अब हम उसमें 2 नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। अगर 1 से दूसरे वाले में जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे, और 2 से थर्ड वाले में जाएंगे तो 8 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 8, तो कितना आ जाएगा 12। फिर कितना ऐड करेंगे 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हमें ऊपर हम बोले ना 10 तक अगर याद है तो बाकियों का हम लोग आसानी से लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो बस हमें क्या करना है, पीरियड से याद कर लें और ग्रुप्स बस याद कर लें कि किस ग्रुप का किस ट्रिक से याद करना है। तो ट्रिक्स तो हम बता चुके हैं ना कि कैसे याद करना है, उस ट्रिक से याद कर लेंगे, उसके बाद एटॉमिक नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज़ आता है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखें। जैसे हम क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे 281 वाला 28811, तो उसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखें। तो पहले अगर हम लिखें पहले वाले ग्रुप का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या हो जाएगा 1, लिथियम का क्या हो जाएगा 2, ठीक, इतना तो पता है। और इसका भी पता है, वैसे 281 भी पता है, अगर नहीं पता होता तो भी बता रहे हैं क्या करते हैं अगर नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये 8 ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में 8 इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद 8 आता है और, तो इन दोनों के बीच में फिर 8 और इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर कितना आता है 18, तो इनके बीच में 18 इंट्रोड्यूस कर देंगे, 2 8 18 8 1। फिर 18 और आ गया तो इनके बीचों बीच में 18 और इंट्रोड्यूस कर दो, 8 18 18 8 1। फिर 32 बढ़ा तो इनके बीचों बीच में 32 इंट्रोड्यूस कर दो, 2 8 18 32 18 8 1, हो गया ये सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब उसी तरह से अगर हमें ग्रुप नंबर 2 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, बेरिलियम का क्या होगा 2 2, इतना तो पता है हमको। अब मैग्नीशियम का लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, 8 ज़्यादा है तो उन दोनों के बीच में 8 इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 8 2। फिर कैल्शियम का क्या हो जाएगा 2 8 8 2, ठीक। स्ट्रोंशियम का 8 2, उसी तरह से इसमें भी 18 और ऐड कर देंगे, फिर 32 ऐड कर देंगे, सबका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आसान है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें पता हो कि कोई एलिमेंट है और उसका इतना एटॉमिक नंबर है, जैसे हमें ये पता है कि सोडियम है और उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब ये बेचारा गुम हो गया है कि इसको कहाँ, इसका घर कहाँ है, और तुमको मिल गया क्योंकि तुम हो पुलिस वाले या फिर एक भारत के अच्छे नागरिक हो और तुमको इसका घर द्वार बताना है कि तुम्हारा घर द्वार कहाँ पे है, तो कैसे बताएंगे। तो इसका हमको ये पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 2 8। अब हम जानते हैं, चूंकि क्योंकि हम एक भारत के अच्छे नागरिक हैं, तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल 1 में ग्रुप 1 पीरियड 1 में सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। अगर सब में बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो ये हमें पता चल गया कि चलो भाई, ये तो पता चल गया कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सॉरी ग्रुप पता चल गया कौन सा है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अब एक और चीज पता चल, ग्रुप पता चल गया, तब क्या पता चलना इसमें, पीरियड। अगर किसी भी एलिमेंट की 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या चाहिए, ग्रुप और पीरियड। अब पीरियड कैसे पता चलेगा, तो पीरियड्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स। कितने सेल्स इसमें, 3 सेल हैं, तो जितने सेल होंगे, फर्स्ट पीरियड में 1 सेल, सेकेंड पीरियड में 2 सेल, थर्ड पीरियड में 3 सेल, फोर्थ पीरियड में 4 सेल। तो अब इसका ये पता है कि कितने सेल हैं इसमें, 3, तो इसके पीरियड नंबर कितना हो गया। अब ये जब 2 चीजें पता है तो हमको खाली खाली पीरियड टेबल भी मिल जाएगा, तो हम बता देंगे कि ये भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, यानी इसी वाले में कहीं होंगे ये, और थर्ड वाले पे तो 1 2 3 यहाँ पे होंगे हमारे सोडियम भाई साहब। जाएं अपने मम्मी पापा से मिलें, आशीर्वाद लें और दुआ कबूल करा दें, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी देखेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हमने बताया कि 1 नंबर है तो ग्रुप नंबर 1, और अगर 2 है तो ग्रुप नंबर 2, लेकिन अगर 3 है तो अब क्या होगा, तो ग्रुप नंबर 3 नहीं होगा। 4 है तब क्या होगा, तो ग्रुप नंबर 4 नहीं होता है। तो उन सब का कैसे पता करेंगे उसको हम लोग देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बेल लगने वाली है, ठीक है।
अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में